मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। हाँ, तो हम लोग एटमॉस्फेयर का अध्ययन कर रहे थे। जो हमारी पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अब उसमें कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे कि किस तरीके से इसका कंपोजिशन है, अर्थात संगठन है, किन चीज़ों से एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ है, हमारे वायुमंडल का किन किन चीज़ों से निर्माण हुआ है। तो उसमें हमने अध्ययन किया था कि 3 मुख्य तत्व हैं वायुमंडल में, गैस, ठोस और द्रव। और इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था, बनावट, संरचना। यानी हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं और इस सतह के ऊपर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो है कई परतों का दबाव है। कई परत हैं, 5 परत हैं मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा था, जिसमें सबसे निचली परत कौन सी थी? क्षोभ मंडल, और इसके ऊपर समताप मंडल, और फिर इसके ऊपर मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल हैं। 5 मंडल इनका हम लोग इनको संरचना बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं? संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था? टेम्परेचर का अध्ययन किया था और इंसुलेशन का, सूर्यातप और तापमान का, कि किस तरीके से जो है सौरिक विकिरण हमारी पृथ्वी पर आता है और उससे जो है एक हीट उत्पन्न होती है, फिर टेम्परेचर बनता है। टेम्परेचर का हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, किस तरीके से जो है धरातल से सतह से ऊपर जाते हैं तो एक निश्चित दर से जो है तापमान घटता है, और जब उसका विपरीत होता है तो वितक्रमण होता है तापमान का। तो ये सब हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे वायुमंडलीय दबाव का। वायुमंडलीय दबाव का, प्रेशर। देखो, इसको फिजिक्स में भी प्रेशर पढ़ते हैं, दाब का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स में भी करते हैं, और यहाँ भी हम लोग दाब का अध्ययन करेंगे। लेकिन फिजिक्स जो है नियम और सिद्धांत बनाता है, प्रेशर कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, ये सब हम लोग नहीं अध्ययन करेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना है। हमें ये मान के चलना है कि प्रेशर उत्पन्न हो गया है, तो अब प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ता है क्षेत्रीय स्तर पे, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो अब प्रेशर से ही जुड़ा हुआ है पवन, प्रेशर से ही पवन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जो है पवन तो कई प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ आज के टॉपिक में हम लोग ग्रहीय पवनों का अध्ययन करेंगे, प्लेनेटरी विंड्स का अध्ययन करेंगे, जो कि सतत वाहिनी है। वो उनका एक निश्चित रूट है, उस निश्चित रूट पर वो बहती हैं और पूरे ग्लोबल स्तर पर बहती हैं, पूरे इस पृथ्वी पर बहती हैं, इसलिए उसको प्लेनेटरी कहते हैं। भाई, हमारी पृथ्वी को क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं कि नहीं? और इस ग्रह के नाम पर ही इस पवन का नाम रखा गया है, प्लेनेटरी विंड्स या ग्रहीय पवनें हमारी पूरी ग्रह पर बहती हैं। तो इसका भी आज हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो 2 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो वायुमंडलीय दाब क्या चीज़ है? देखो, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ हमने जैसा कि बताया 5 परतों का जो है संरचना है, 5 परतों की संरचना है। और इस 5 परतों को क्या कहा गया है? वायुमंडल कहा गया है। 5 परतों को क्या कहा गया है? वायुमंडल ही तो कहा गया है। वायुमंडल में किस चीज़ की अधिकता है? वायु की अधिकता है, वायु की अधिकता है। और उसमें भी हमने बताया था कि वायु में भी जो भारी गैसें हैं वो कहाँ हैं? निचले वाले मंडल में है, क्षोभ मंडल में मोस्टली हैं जो भारी गैसें हैं। और इसके अलावा ठोस पार्टिकल्स भी निचले वाले मंडल में हैं, क्योंकि वो भारी हैं। ठीक, जलवाष्प थोड़ा सा हल्की होती हैं तो थोड़ा सा और ऊपर तक चली जाती हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे इस सतह पर, हमारे इस पृथ्वी पर एक दबाव क्रिएट होता है, हवाओं का एक दबाव क्रिएट होता है, जो हर व्यक्ति के ऊपर लगता है, हर वस्तु पर लगता है, सब चीज़ पर लगता है। वो प्रेशर सभी चीज़ पर लगा है। जहाँ यहाँ पे जो निर्जीव वस्तु हैं या सजीव वस्तु हैं, सभी उस प्रेशर को महसूस करती हैं। उस प्रेशर से मतलब उनका जो है एक तरीके से संघर्ष होता है, लेकिन उस प्रेशर को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि देखो, जो चीज़ आपको जन्म से जो चीज़ मिल जाए, आपके सामने आ जाए, फिर उस चीज़ की अहमियत नहीं होती है, उसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में नहीं समझ। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो ऑक्सीजन शुरू से ही ले रहा है, ऑक्सीजन से ही तो जीवित है। तो इसलिए हम ऑक्सीजन की अहमियत नहीं समझते हैं कि ऑक्सीजन भी हमारे जीवन में कुछ है। लेकिन जब मरने लगते हैं तब ऑक्सीजन की अहमियत पता चलती है ना। तो ऐसे ही जन्म के साथ ही, बच्चे के जन्म के साथ ही वो जन्म लेता है तो उसके शरीर के ऊपर चारों तरफ से जो है हवाओं का लगभग 1 किलोग्राम से भी अधिक प्रेशर रहता है।
1 किलोग्राम से भी अधिक प्रेशर रहता है। तो वो प्रेशर लेकर के हम जो है जन्म से ही पैदा होते हैं, इसलिए उस प्रेशर का हमारे ऊपर कोई जो है उसका प्रभाव नहीं, मतलब प्रभाव तो बहुत है लेकिन उसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो वही ये वायुमंडलीय पेटियों का, वायुमंडलीय जो पेटी है, बेल्ट्स हैं, इन वायुमंडलीय जो है संरचना का, इन पांचों परतों का हमारे सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं पर जो दबाव पड़ता है वही क्या है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, वायुमंडलीय प्रेशर कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब देखो, अब जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक हमने बताया था कि कोई भी चीज़ पृथ्वी पर जो मतलब इसकी हाइट नापते हैं तो कहाँ से लेते हैं, सी लेवल से लेते हैं ना। सी लेवल, जैसे ये समुद्र है, पानी से भरा हुआ है, सी लेवल की सतह क्या होती है, एकदम चौरस होती है, समतल होती है, तो यहीं से हम मापते हैं सी लेवल से। तो इस सी लेवल पर, समुद्र तल के स्थल पर, समुद्र तल के सतह पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो 0 किलोमीटर पे खड़ा है वो। तो यहाँ पर जो दबाव होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हवाओं का दबाव होता है, वो 1032.25 MB होता है, मेगावाट नहीं। एक तो MB मेगावाट होता है, या इस MB का मतलब होता है मिलीबार। इस MB का क्या मतलब होता है, मिलीबार। मिलीबार एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से हम लोग पानी को किस में मापते हैं, दूध को किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। और इसी प्रकार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको किलोग्राम में मापते हैं। हर चीज़ को मापने का क्या है, पैमाना होता है, हर चीज़ को मापने का पैमाना होता है। लिक्विड है तो उसको लीटर मिलीलीटर में मापते हैं, कोई ठोस वस्तु है तो उसको हम किलोग्राम में मापते हैं, दूरी है तो उसको माइल्स में, किलोमीटर में मापते हैं। खगोलीय पिंड की दूरी है तो एस्ट्रोनॉमिकल, खगोल की जो है दूरी में मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो है माइल्स में मापते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है हर चीज़ का एक पैमाना है, मापते हैं। तो यहाँ पर हवाओं के दबाव को किस में मापते हैं, मिलीबार में। किस में मापते हैं, मिलीबार में। तो 1032.25 मिलीबार, लगभग ये मिलीबार उतना ही हो गया, लगभग जो है 1 किलोग्राम के आसपास ये हो गया, 1 किलोग्राम से अधिक हो गया, 1032, यानी 1 किलो, इसको बस है किलोग्राम ही, लेकिन इसको क्या कह दिया गया, मिलीबार कह दिया गया। तो ये इतना मिलीबार का दबाव होता है कहाँ पर, सी लेवल पर। कहाँ पर होता है, सी लेवल, क्योंकि सी लेवल पर पांचों परतों का दबाव है। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ से उठ करके एक परत छोड़ करके ऊपर चला जाए, क्षोभ मंडल में दबाव ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि क्षोभ मंडल में ठोस पार्टिकल्स भी उसको दबाव डाल रही है और गैसें भी हैं, सब कुछ दाब डाल रही हैं। अब ये मान लेते हैं क्षोभ मंडल से ऊपर व्यक्ति चला गया तो उसको दबाव यहाँ से कम रहेगा कि ज़्यादा लगेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक परत तो उसने छोड़ दिया। भाई पांचों परतों का दबाव होगा, मान लेते हैं किसी व्यक्ति को और 5 ईंटा लाद दें, फिर इसके ऊपर से 1 ईंटा कम कर दें तो उसका बोझ कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा। तो वही सेम चीज़ है, यहाँ पर व्यक्ति जो है अभी यहाँ पर खड़ा है, समुद्र तल पर खड़ा है, हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारे ऊपर दबाव 1032.25 मिलीबार का लग रहा है। और जैसे ही हमने 1 परत 2 परत ऊपर और हाइट बढ़ा दी तो दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बनता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ में हवाओं का दबाव क्या होता है, कम होता है। प्रश्न सीधे सीधे स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवाओं का दबाव बढ़ता है, घटता है, क्या होता है। तो सीधे सीधे ऊंचाई से और दबाव का उल्टा संबंध होता है, ऊंचाई से दबाव का उल्टा संबंध होता है। अब देखो इसको आप सिद्ध करता हूँ कैसे कम होता है। हमारे शरीर के अंदर भी प्रेशर है, हमारे शरीर के अंदर जो है हार्ट जो हमारा जो है पंप करता है, प्रेशर डालता है। तो एक प्रेशर डालता है जो 120 जो है उसका, और फिर अंदर पंप करता है 80 का, मापते हैं ना, हार्ट बीट जो है, हार्ट का प्रेशर मापते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रेशर ही तो कहते हैं शायद। तो उस ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो तो हार्ट से ही तो पंप होता है, उसी से तो प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर शरीर के अंदर उत्पन्न होता है और बाहर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो दोनों में एक घर्षण होता है और बैलेंस हो जाता है, इसीलिए हमको महसूस नहीं होता है प्रेशर का, हमको इसलिए महसूस नहीं होता है। इसीलिए जो है कोई व्यक्ति जब डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की मर जाता है, तो जब उसको 4 लोग कंधा देते हैं तो जो एक्चुअल उसका वजन होता है उससे वजन उसका क्या भारी लगता है ना, ज़्यादा वजन हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हवाओं का दबाव तो उतना ही है, लेकिन अंदर का जो प्रेशर था वो ख़त्म हो गया, वो 0 हो गया। हाँ, तो इसके वजह से उसका वजन आपको भारी लगने लगता है, ये वैज्ञानिक कारण है। हाँ, ज़्यादा हो जाता है, इसका ये वैज्ञानिक कारण है। तो अब जब हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो हमारा शरीर, हमारा जो अंदर का प्रेशर है वो तो बराबर है, वही जो नॉर्मल है 120 और 80 का,
वो प्रेशर तो वही है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पर गैसों का परत जो है वहाँ अब हल्की गैसें आ रही हैं। जैसे मैंने बताया ना, हल्की गैसें ऊपर हैं और भारी गैसें नीचे हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे अब हल्की गैसों का प्रेशर आएगा तो कम हो जाएगा, हमारे ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। और अंदर का प्रेशर तो अभी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था, हम ज़मीन पे थे। तो क्या होता है, हमारे नाक से ब्लड आने लगता है, हमारे कान से ब्लड आने लगता है, आता है ना। जो पर्वतारोही हैं अगर वो प्रैक्टिस ना करें और सीधे ऊंचाई पे चढ़ जाएं तो फिर वहाँ से जिंदा वापस आना ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसीलिए उनको प्रैक्टिस कराया जाता है। किसी एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पे भेजने से पहले, कहीं दूसरे ग्रह पर भेजने से पहले बिल्कुल वैसा वातावरण बना करके उसको प्रैक्टिस कराया जाता है, क्योंकि वहाँ जा करके वजन उसका जो है हल्का कम होने वाला है। यहाँ पर 1 पग चलता है तो वहाँ 6 पग चलेगा चंद्रमा पे जा करके। तो वो सारी चीज़ यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। इसलिए जितने भी पर्वतारोही हैं, जो भी हैं, वो उनको उन ऐसे वातावरण से, ऐसे उससे प्रैक्टिस करा करके यही सिखाया जाता है कि आप ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा हवाओं का, तो जो आपके शरीर अंदर से प्रेशर ज़्यादा मारेगा तो आपके शरीर के किसी नाजुक अंग से ब्लड भी निकल सकता है और निकलता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दूसरी बात ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं ऊपर चढ़ने पर। और एवरेस्ट जैसे चोटियों पर चढ़ते हैं जो लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है, 8,848 मीटर ऊंचा है, तो इतनी ऊंचाई पर जा करके वैसे ही भारी गैसें सब नीचे चली गई, अब तो ऊपर हल्की गैसें होंगी तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए जो है ये ऊंचाई बढ़ने के साथ में प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है। अब प्रेशर ये तो हो गया, हमने जो है इकाई हो गया, किस में मापा, मिलीबार में, यूनिट हो गया। लेकिन मापते किससे हैं, किस यंत्र से मापते हैं। जिस यंत्र से मापते हैं उसको कहते हैं बैरोमीटर। जिस यंत्र से मापते हैं उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। तो याद रखना, जिस यंत्र से मापते हैं उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। जैसे हम लीटर को मापते हैं किससे, क्या बोलते हैं, यहाँ दूध नापते हैं, नपनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको लीटर ही बोलते हैं। अब हाँ, तो पौवा आधा वो तो उसके नाम से रखा गया है। जैसे वजन करना है तो तराजू से मापते हैं ना, कांटा से मापते हैं, कांटा कहते हैं। तो इसी का कांटा अर्थात हवाओं के मापने का कांटा क्या हो गया, बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में क्या होता है कि इसमें पारा लगाया जाता है, इसमें पारा भरा जाता है। जिस तरीके से थर्मामीटर में पारा होता है उसी तरीके से बैरोमीटर में कुछ इस तरीके से जो है इसका वो होता है डिजाइन। चलो जाने, कुछ इस तरीके से जो है एक निश्चित जो है इसका निश्चित एक मोटाई होती है, इसकी निश्चित जो है क्या होती है, मोटाई होती है। और इसमें जो है पैमाना लिखा होता है, इसमें क्या लिखा होता है, पैमाना। और यहाँ पर भरा होता है पारा, इसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। तो ये पारा लगभग जो है 76 सेंटीमीटर तक पारा इसको भरा जाता है, 76 सेंटीमीटर तक पारा भरा जाता है। तो जो हमारा 1032.25 मिलीबार जो दबाव है प्रेशर का, वो किसके समान है, पारे में, बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर तक भरा गया पारा। जैसे कोई एक क्षण ले लो, उस क्षण में पानी भर दो किसी ऊंचाई तक, तो उतना दबाव जो लगेगा हमारे हाथ पे, उतना दबाव लगेगा, कहीं जो दबाव लगेगा वही दबाव कहलाएगा। तो इसको वैसे तो इसमें दर्ज कर दिया गया, लेकिन इसको मापेंगे कैसे, तो एक यंत्र में पारा भर दिया जाता है और वो 76 सेंटीमीटर तक उसका पारा भर दिया जाता है। एक निश्चित जो है उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है, एक निश्चित डायमेंशन में पारा भर दिया जाता है। फिर अब यही पारा ऊपर जाएगा, नीचे घटेगा, तो इसी से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर। इसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। तो ये बैरोमीटर से ही हम क्या मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर बैरोमीटर में भरा गया। 76 सेंटीमीटर की हाइट तक बैरोमीटर में भरी गई जो है द्रव्य, जो किसकी, पारा की, मरकरी की। मरकरी का फार्मूला होता है Hg, मरकरी का फार्मूला क्या होता है, Hg। तो 76 सेंटीमीटर तक, इतनी ऊंचाई तक भरा गया पारा जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताता है, और वो कितना होता है, 1032.2 मिलीबार। तो ये इसको इस तरीके से मापते हैं। अब देखो, जैसे ही पारे का जो है प्रेशर, पारा जैसे डाउन होगा वैसे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। पारा जैसे डाउन होगा वैसे प्रेशर कम हो जाएगा, और पारा जैसे ऊपर चढ़ेगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा किसी क्षेत्र का। तो ये इसका पहचान है। अब जब पारा जैसे अचानक कभी जैसे क्या हुआ कि एकदम से पारा नीचे गिर गया, एकदम से पारा नीचे गिर गया, तो इसका मतलब हो गया कि एकदम से क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, किसी क्षेत्र का प्रेशर एकदम से कम हो गया। और प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, आसपास कहीं ना कहीं तो प्रेशर ज़्यादा होगा। मान लेते हैं रेलई का प्रेशर एकदम से कम हो जाए, और जब एकदम से प्रेशर कम हो जाएगा और इसके बाहर महाव में
4 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर प्रेशर ज़्यादा है यहाँ की अपेक्षा। तो वहाँ वाली जो हवाएं हैं, इस जो कम प्रेशर हुआ है यहाँ तो स्थान खाली हो गया है, हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठ गई, तभी तो प्रेशर कम हुआ। तो यहाँ पर इस खाली स्थान को भरने के लिए रहलई से, वो इरादत नगर से, महाव से, डूंडीपुरा से, सब चारों तरफ से हवाएं आकर के आक्रमण कर देंगी, आकर के आक्रमण कर देंगी। और जब चारों तरफ से हवाएं आकर आक्रमण करेंगी, फिर क्या होगा, वहाँ टक्कर होगा, चारों तरफ से वहाँ टक्कर हो जाएगा। और टक्कर होगा तो चक्कर आने लगेगा, हवाओं को चक्कर आने लगेगा, तो इसे चक्रवात कहते हैं। जब टक्कर होगा हवाओं में तो चक्कर आने लगी, हवा चक्कर खाने लगेगी, तो उसी से चक्रवात कहते हैं। तो पारा में अचानक गिरावट किसका संकेत है? चक्रवात का, साइक्लोन का। पारा में अचानक गिरावट आ जाने का संकेत क्या देता है? चक्रवात का। और यदि पारे में गिरे फिर ऊपर चढ़ जाए, थोड़ा सा गिरा फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, तो वो संकेत देता है वर्षा का। वो संकेत किसका देता है? वर्षा का। तो अगर पारा गिर गया, कुछ सेंटीमीटर पारा गिर गया, फिर उसके बाद ऊपर बढ़ने लगा, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे जो है मौसम मॉइस्चर है, नमी है, वहाँ पर अब बारिश होने की संभावना है। तो इन्हीं सब के आधार पे जो है वैज्ञानिक पता लगाते हैं मौसम कैसा होने वाला है, वेदर कैसा होने वाला है, इन्हीं सब के आधार पे। या फिर पारा ऊपर चढ़ता जाए, रुके ही ना, पारा ऊपर चढ़ता जाए तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा उस क्षेत्र का, और प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से हवाएं फिर दूर भागेंगी, यहाँ से हवाएं दूर भागेंगी, यहाँ से हवाएं दूर भागेंगी, तो ये यहाँ का मौसम सुहाना हो जाएगा। यहाँ का मौसम क्या हो जाएगा? सुहाना हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो जब चक्रवात में मौसम खराब हो जाता है, चक्रवात में बिल्कुल आंधी तूफान आते हैं, और जब मौसम सुहाना हो जाता है तो चक्रवात का उल्टा हो जाएगा, चक्रवात का उल्टा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं प्रति चक्रवात। इसको क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात में पारा जो है, उसमें पारा क्या होता है? ऊपर भागता है। पारा बैरोमीटर में ऊपर भागता है। तो बैरोमीटर में जब पारा ऊपर भागे तो समझ लो मौसम क्या हो गया? अच्छा हो गया, मौसम बढ़िया हो गया, शांत हो गया। तो वो कौन सी स्थिति होगी? प्रति चक्रवात की। वो कौन सी स्थिति होगी? प्रति चक्रवात की। और पारा एकदम से गिर जाए, नीचे आ जाए, दबाव कम हो जाए तो चक्रवात की स्थिति हो जाएगी। अब ये होता कैसे? देखो, इसमें कुछ टेक्निकल शब्द हैं, इसको समझ लो। जैसे अब मैंने ऊंचाई के आधार पे बताया कि ऊंचाई बढ़ेगी तो वो दबाव क्या होगा? कम होगा। ऐसे ही तापमान होता है, ऐसे ही टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है। टेम्परेचर में और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर दबाव क्या होगा? कम होगा। एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ घटेगा। तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पर दाब कम हो जाएगा, वहाँ पर हवाओं का दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसे ही ऊंचाई बढ़ने पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जो है सार्वभौमिक सत्य है। एक सार्वभौमिक, और हर सार्वभौमिक सत्य के क्या होते हैं? कुछ ना कुछ विवाद होते हैं, अपवाद होते हैं। हर सार्वभौमिक सत्य के अपवाद होते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉ है, एक नियम है। लेकिन हाँ, सब जगह नियम जब अधिकतर जब 99% जगह काम करता है तो सार्वभौमिक सत्य हो जाता है, लेकिन हर चीज़ का अपवाद होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही मान लेते हैं ये सूर्य है और इस सतह पर जो है टेम्परेचर सीधे जो है इसकी जो है किरणें आ रही हैं, यहाँ पर सीधे किरणें आ रही हैं। तो यहाँ की हवाएं क्या हो जाएंगी? गर्म होंगी। यहाँ की हवाएं गर्म होंगी, और जब हवाएं गर्म होंगी तो उनके कणों में क्या होगा? दूर बिखराव दिखाई देगा। जो उनके कण होंगे गर्म होकर के फैल जाएंगे, उनके कण, हवाओं के कण गर्म होकर क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। अब फैल जाएंगे तो हवा हल्की हो गई, ऊपर उठेगी। हवा क्या होगी? ऊपर उठेगी। तो अब ये हवा ऊपर उठ जाएगी, तो ये ऊपर उठना नीचे गिरना हवाओं का ये कहलाता है संवहन। ये क्या कहलाता है? संवहन। जब हवाएं लंबवत चलने लगे, ऊपर नीचे अप डाउन हो, तो उनको क्या कहते हैं? संवहनीय तरंगे कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? संवहनीय तरंगे। तो संवहनीय तरंगे कहाँ स्टार्ट हुई? जहाँ पर जो है सूर्य की किरण आई, सीधी पड़ी, और वो वहाँ की जमीन क्या हो गई? गर्म हो गई। यहाँ संवहनीय तरंगे उठी गर्म होकर के, तो ये स्थान क्या हो जाएगा? वैकेंट। ये वाला स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। और इसकी अपेक्षा यहाँ पर किरणें तिरछी पड़ रही हैं, यहाँ पर किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो तिरछी किरणें पड़ रही हैं। तो यहाँ पर तो मान लेते हैं जो है टेम्परेचर क्या है? हाई है। यहाँ पर क्या है? हाई टेम्परेचर है, तो इसको हाई टेम्परेचर EST बोलेंगे। यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, और इसकी अपेक्षा यहाँ किरणें तिरछी आ रही है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? LT हो जाएगा। इसकी अपेक्षा टेम्परेचर LT हो जाएगा। अब मैंने बताया कि तापमान और दबाव में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। तो दबाव को हम यहाँ पर जो है प्रेशर कह सकते हैं, P कह सकते हैं, P में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? LP हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? LP, लो प्रेशर। भाई इसका H का उल्टा L हो जाएगा। हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर। और यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा। और मैंने बताया कि इसमें हवाएं ऊपर उठ गई, तभी तो यहाँ लो प्रेशर बना,
लो प्रेशर बना, टेम्परेचर ज़्यादा था, हवाएं ऊपर उठ गई, तभी तो यहाँ हवाओं का दबाव कम होगा। जब ऊपर उठ जाएंगी हवाएं तो दबाव कम हो गया। तो अब ये स्थान हो गया खाली, ये स्थान क्या हो गया? खाली। तो इस खाली स्थान को भरने के लिए जो हाई प्रेशर वाले क्षेत्र हैं वहाँ से क्या होंगी? हवाएं चलने लगेंगी, वहाँ से हवाएं चलने लगेंगी। अब हवाओं की चलने की गति किससे निर्धारित होगी? हवाओं की चलने की गति जो है इसके ढाल पर निर्धारित होगी। किसके ढाल पर? प्रेशर का ग्रेडियंट बन जाएगा, प्रेशर का ग्रेडियंट बन जाएगा। अगर जैसे प्रेशर इस तरीके से जो मिली बार में जो प्रेशर माप रहे हैं, तो अब ये जैसे इस मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर हो गया जो है 1000, यहाँ पर प्रेशर हो गया 1000, यहाँ पर प्रेशर हो गया 990 मिली बार, यहाँ पर प्रेशर हो गया 980 मिली बार। ये चारों तरफ जो हमने बनाई है एक रेखा समझ लो प्रेशर की, तो ये एक समान रेखा है। ये वाली रेखा एक ही प्रेशर की 990 वाली ही प्रेशर की है, ये वाली रेखा 980 प्रेशर वाली है, ये वाली रेखा 1000 प्रेशर वाली है। अब इसमें आप ये बताओ कि मतलब इसमें प्रेशर अंदर घट रहा है या बाहर बढ़ रहा है, या बाहर घट रहा है या अंदर बढ़ रहा है? क्या अंदर घट रहा है, बाहर से अंदर घट रहा है। तो यहाँ पर ढाल किस तरफ बनेगा? अंदर की तरफ, ढाल अंदर की तरफ बढ़े। ढाल का मतलब क्या हो गया भाई? इस तरीके से जो है ऐसे ऊंचाई मान लो, ये ऊंचा स्थान हो गया, ये नीचा स्थान हो गया भाई। 1000 मीटर पर रहोगे तो ऊंचे पर रहोगे, और उससे नीचे आओगे तो ढाल बन जाएगा। तो ऐसे ही ढाल किसका बन गया? दबाव का, हवाओं के दबाव का। और जब ये सभी जो है एक ही पॉइंट के, एक ही जो है प्रेशर के स्थानों को जब मिलाने वाली जो बिंदु हमको मिलती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। हिंदी में बोलते हैं समदाब रेखा। इस हिंदी में क्या कहते हैं? समदाब रेखा। तो समदाब रेखा या आइसोबार्स क्या है? समान दबाव वाले बिंदुओं को या स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा या आइसोबार लाइंस। तो ये आइसोबार लाइंस अगर नज़दीक नज़दीक हैं तो ग्रेडियंट क्या होगा? दबाव का जो है ग्रेडियंट मतलब ढाल, दबाव का ढाल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा ढाल होगा, तेज ढाल, तीव्र ढाल होगा तो हवाएं तेज चलेंगी। अगर ढाल कम है अर्थात जो है तेज़ी से जो है उसमें गिरावट नहीं आ रही दबाव में, तो ढाल कैसा हो जाएगा? मंद। तो मंद ढाल होगा तो हवा भी मंद चलेगी, तेज ढाल होगा तो हवा भी तेज चलेगी। और चक्रवात में क्या होता है? मैंने बताया कि एकदम से पारा गिर जाता है, किसी क्षेत्र का एकदम से पारा गिर जाता है तो वहाँ पर ढाल बिल्कुल घाटी जैसी हो जाती है कि जो है शिखर से घाटी बन जाती है। तो हवाएं जब शिखर से नीचे उतरेंगी तो बहुत तेज़ी से आएंगी ना, बहुत तेज़ी से आएंगी और चारों तरफ से आ रही हैं, तो फिर वहाँ चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब ये समझ गए हवाओं की दिशा क्या होती है, किधर से किधर चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हवाएं जो है हमारे पृथ्वी पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती। हवाएं कुछ है नहीं, ये तो गैसों का ही मिक्सचर है। हवाएं क्या है? गैसों का ही मिक्सचर। जो हमने देखा कि तमाम प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, और उन्हीं गैसों को मौका मिल जाता है कब? जब उनका टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, उनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, विविधता होती है, तो वहाँ पर वायुदाब में भी भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। और वायुदाब में जब भिन्नता उत्पन्न हो गई तो वही क्या बन जाती हैं? हवा का जन्म ले लेती हैं, वही पवन बन जाते हैं, वही जो है एयर बन जाते हैं, वही जो है विंड्स बन जाती हैं और वो बहने लगती हैं। तो हवा क्या चीज़ है? पवन क्या चीज़ है? गतिशील मिक्सचर, गतिशील गैसों का एक मिश्रण है। गैसों की गतिशीलता, जिसमें गति हो उसी को क्या कहेंगे? पवन कहेंगे। बहता हुआ जल क्या कहलाता है? नदी। तो नदी में भी गतिशीलता होती है और पवन में भी गतिशीलता होती है। तो ढाल के अनुरूप जो है पवन प्रवाहित होने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है, उसकी परिभाषा हम लोगों ने सीखी, वायुमंडलीय दबाव कैसे बनता है और इसके जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका क्या प्रभाव पड़ता है वायुमंडलीय दाब पर, और जो है हमारे शरीर के दाब से और वायुमंडलीय दाब का क्या रिलेशन है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा यहाँ पर। तो अब इसके कारण जो है जो वायुमंडलीय दाब है, इसके कारण हमारी पृथ्वी पर जो है ग्रहीय पवनों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है हमारी पृथ्वी पर। अब चूँकि हमारी पृथ्वी जो है इस तरीके से इस आकार में है, हमारी पृथ्वी जो है ग्लोब पे देखेंगे। अब यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, सूर्य जो हमने बताया कर्क और मकर रेखा के बीच में है। तो जाहिर सी बात है जब सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में है तो चाहे उत्तरी गोलार्ध में चले जाओ चाहे दक्षिणी गोलार्ध में चले जाओ, तापमान क्या होगा? वहाँ कम होगा, तापमान गिरेगा ना वहाँ से। भाई सूर्य कर्क और मकर रेखा के बीच में है, मैं भूमध्य रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ कि भूमध्य रेखा तो एक दो दिन होता है भूमध्य रेखा पे ऐसी स्थिति जब तापमान बराबर, तापमान नहीं दिन और रात बराबर होते हैं,
दिन और रात पृथ्वी बराबर होते हैं। लेकिन बाकी के समय में क्या है, टेम्परेचर में वेरिएंट होता है। तो इस जब टेम्परेचर में वेरिएंट होगा तो हमारी पृथ्वी पर वायुदाब की पेटियां भी जो है बनती हैं, वायुदाब की पेटियां भी बनती हैं। तो ऐसे हमारी पृथ्वी पर वायुदाब की 7 पेटियों का निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी पर वायुदाब की 7 पेटियों का निर्माण होता है। तो हम लोग पृथ्वी पर जो है ग्लोब पर हम लोग वायुदाब की 7 पेटियों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी 7 पेटियां बनती हैं? देखो ये हमारा है ग्लोब, ये हमारा क्या है, ग्लोब, ठीक। और यहाँ पर है विषुवत रेखा, यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा, बीच में नहीं बना है विषुवत रेखा। इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, या फिर इक्वेटर बोलते हैं, जो कि कितना है 0 डिग्री, ठीक। और यहाँ से लेकर उत्तर में 5 डिग्री, उत्तर में कितना 5 डिग्री, उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में भी 5 डिग्री, उत्तर में 5 डिग्री और दक्षिण में 5 डिग्री। ये एक्चुअली क्या है कि हमारे पृथ्वी पर ये उभरा हुआ क्षेत्र है, हमारी पृथ्वी का ये क्या है, उभरा हुआ, इक्वेटर वाला उभरा हुआ, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, ऊपर और नीचे से चिपटी हुई है। और ये हाँ जो है अंडाकार है, इलिप्टिकल है, तो बीच वाला भाग क्या है, पृथ्वी का उभरा हुआ है। और जब उभरा हुआ है तो सूर्य की किरणें यहाँ पर लगातार जो है डायरेक्ट पड़ती हैं, सूर्य की किरणें यहाँ डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इस बेल्ट में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस बेल्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो इसको बोलते हैं निम्न दाब की पेटी, इसको क्या बोलते हैं, निम्न दाब की पेटी ये बन जाती है, निम्न दाब की। 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण। अब इसकी दूरी अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, हमने बताया था कि एक अक्षांश के बीच कितनी किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की। एक अक्षांश के बीच दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और 555 उत्तर हो गया 0 से लेकर के 5 डिग्री तक, और 555 दक्षिण में होगा। लगभग जो है 1100-1200 किलोमीटर की दूरी हो जाती है जो इस निम्न दाब की पेटी बनती है। 1100-1200 किलोमीटर की हमारी इस ग्लोब पर, हमारे इस ग्लोब पर जो है 1100-1200 किलोमीटर की जो बीच वाली पेटी है, ये वाली, वो क्या बन जाती है, निम्न वायुदाब की पेटी, निम्न दाब की पेटी। और निम्न दाब की पेटी बनती कैसे है, क्योंकि बीच वाला क्षेत्र उभरा हुआ है, बीच वाला क्षेत्र क्या है, उभरा हुआ है। और सूर्य की किरणें यहाँ पर गाहे बगाहे लगातार सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवाओं का दबाव कम हो जाता है, हवाओं का। इसीलिए इस पेटी को कहते हैं निम्न दाब की पेटी। और नाम भी रखेंगे इसका, किस क्षेत्र में है, इक्वेटर में है, विषुवत रेखा में है, तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। और किससे बना, ताप के कारण। किसके कारण बना, ताप के कारण। तो ये ताप के कारण बना, इसीलिए इसको तापजन्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तापजन्य। तापजन्य, ताप के कारण इसकी उत्पत्ति क्या है, जन्य मतलब इसकी उत्पत्ति, हाँ, ताप से उत्पन्न हुआ है। ताप से क्या उत्पन्न हुआ, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। अब एकदम से यहाँ नहीं बनना शुरू हो जाता है, ये 10 डिग्री से ही शुरू हो जाता है, 10 डिग्री से ही जो है शुरू हो जाता है बनना। और 5 तक आते आते एकदम से हवाएं यहाँ पर ऊपर उठ जाती हैं। भाई मैंने बताया कि यहाँ पर गर्म टेम्परेचर अधिक है, टेम्परेचर अधिक है तो हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठ जाती हैं, हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, हल्की होकर के ऊपर उठे। तो यहाँ पर जब मैंने बताया हवाएं ऊपर उठे या नीचे गिरे तो उनको क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं। उनको क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं। तो हमको प्रश्न आएगा कि पृथ्वी पर संवहनीय धाराएं कहाँ चलती हैं, पृथ्वी पर संवहनीय धाराएं कहाँ चलती हैं, विषुवत रेखा के आसपास, 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण के बीच में संवहनीय धाराएं पृथ्वी पर चलती हैं। तो एक तो ये हो गया। और इसके बाद में 30 डिग्री से लेकर लगभग 35 डिग्री तक, 30 डिग्री उत्तर से लेकर के और 35 डिग्री दक्षिण के बीच में, 35 डिग्री ये नॉर्थ हो गया। और इसी प्रकार से साउथ में, इसी प्रकार से साउथ दक्षिण में 30 डिग्री साउथ में लेकर के और 35 डिग्री साउथ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है एक्चुअली हमारी पृथ्वी घूम रही है, हमारी पृथ्वी घूम रही है। और जो ये हवाएं यहाँ से जो उठी, कहाँ से, विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से हवाएं उठी, तो ये पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है। और घूमते घूमते ये हवाएं जब ऊपर उठी तो इनमें डिफ्लेशन शुरू हो जाता है। हवाएं भाई कुछ दूरी तक जाएंगी, ऐसा तो नहीं कि एकदम बिल्कुल हमारे वायुमंडल क्रॉस करके बाहर निकल गई, बहिर्गमन कर जाएंगी, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर तो जाएंगी नहीं।
क्योंकि ऊपर फिर जाकर के दबाव तो बनेगा और एक निश्चित स्पीड से एक निश्चित जो है भार उससे प्रेशर से कोई चीज़ फेंकी गई है तो कुछ ही दूरी तक तो जाएगी, फिर इसके बाद उसको तो गिरना है नीचे, तो हवाएं भी तो नीचे गिरेंगी जो ऊपर गई हैं, लेकिन वो वही स्थान पर नहीं गिरेंगी। यहाँ से गई थी यहीं नहीं गिरेंगी, यहाँ तब गिरती जब हमारी पृथ्वी घूम नहीं रही होती। हमारी पृथ्वी घूम नहीं रही होती, एकदम स्थिर होती, तो हवा जहाँ उठी है वहीं आकर के गिर जाती। क्योंकि जब हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं खूब ताकत लगा करके, तो कुछ मतलब जितना हमने फोर्स दिया उस फोर्स से जितनी ऊंचाई तक जाना होगा पत्थर को उतनी ऊंचाई तक जाएगा, फिर वो गिर जाएगा वहीं पे। तो ऐसे हवाओं के साथ हुआ, संवहनी धाराएं एक निश्चित फोर्स के साथ ऊपर भेजी गई, फिर उसके बाद में उनको कहीं ना कहीं तो गिरना है। वो यहीं गिर सकती थी लेकिन यहाँ गिरेंगी नहीं, क्योंकि हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, हमारी पृथ्वी घूम रही है, स्थिर नहीं है। तो अब जब घूम रही है तो उनकी हवाओं में जो है क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा, उनकी हवाएं जो है दूसरे स्थान पर जाकर गिरेंगी। तो ये हवाएं कहीं पर 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और 30 से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, साउथ में, दोनों स्थानों पे गिरती हैं, दोनों स्थानों पर जाकर के गिरती हैं। तो जब यहाँ गिरेंगी तो यहाँ पर हवाओं का दबाव क्या हो जाएगा, हवाओं का दबाव ज़्यादा हो जाएगा। जब हवाएं भाई यहाँ गिर रही हैं तो दबाव ज़्यादा मारेंगी ना, हवाएं जब यहाँ गिर रही हैं तो दबाव ज़्यादा मारेंगी। तो जब दबाव ज़्यादा मारेंगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, उच्च दाब का क्षेत्र बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा उच्च दाब का क्षेत्र। तो और ये जो है यहाँ पर उष्ण कटिबंध था, यहाँ पर क्या था, उष्ण कटिबंध था, और ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। तो इसको शीतोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कहते हैं, या फिर इसको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब बन गया। लेकिन ये दाब किसकी वजह से बना, अब यहाँ पे तापमान एकदम से जो है कम नहीं हुआ है भाई, ये तो कर्क और मकर रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, तो यहाँ तक तो किरणें सीधे मतलब सही पड़ती हैं, गर्मी तो रहती है। मान लो उत्तरी गोलार्ध में सूरज है तो यहाँ पर जो है तापमान ज़्यादा होगा, तो हवाएं लेकिन यहाँ नीचे उतर रही हैं, दबाव ज़्यादा है, तो यहाँ पर नियम के विपरीत काम कर रहा है कि नहीं। हमने तो नियम ये बताया था कि तापमान बढ़ेगा तो हवाओं का दबाव कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा है, यहाँ पर तापमान उतना तो कम नहीं हुआ है। मान लो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है कर्क रेखा के आसपास, तो कर्क रेखा से थोड़ी दूर पर तो बन रहा है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, थोड़ी दूर पे तो बन रहा है उच्च दाब का क्षेत्र। तो यहाँ पर कारण वैज्ञानिकों ने पता लगाया, कारण क्या था, हवाएं उतर रही हैं। कौन सी हवाएं, जो निम्न दाब वाली विषुवत रेखा के आसपास जो निम्न दाब बना था, वहाँ से जो संवहनीय धाराएं चली थीं, वो धाराएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण उनमें डिफ्लेशन आ गया, और वो आकर के कहाँ उतर रही हैं, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पे उतर रही। कुछ हवाएं उत्तर चली गई, कुछ हवाएं दक्षिण में आ गई, और यहाँ उतर रही कहाँ, ऊपर वायुमंडल में, ऊपर वायुमंडल में जाएंगी, ये चल जाएंगी भाई, तभी तो यहाँ उतरेंगी आकर के। तो जब यहाँ उतरेंगी तो यहाँ पर कौन सा दाब बन गया, उच्च दाब का क्षेत्र। और ये उच्च दाब का क्षेत्र जो बना तापमान के कारण नहीं बना, तापमान के कारण नहीं बना, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण बना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो घूर्णन के कारण बना, इसीलिए इस प्रकार के दाब को कहते हैं गतिजन। इस प्रकार के दाब को क्या कहते हैं, गतिजन। पृथ्वी की गति के कारण इस दाब का जो आविर्भाव हुआ, पृथ्वी की गति के कारण इस उच्च दाब का आविर्भाव हुआ, तो इसको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की मेखला कहते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की मेखला इसको कहते हैं। ठीक, तो ये हमको मिल गया, एक यहाँ मिल गया और दक्षिण में भी मिल जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी एक मिल जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की मेखला, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की मेखला मिल गई। अब ये 3 मेखलाएं हमने पढ़ ली, निम्न दाब, उच्च दाब। अब इसके बाद में 60 से लेकर लगभग 60 से लेकर के और 65 डिग्री तक, 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में, और 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में, 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों गोलार्धों में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है निम्न दाब पाया जाता है, यहाँ पर निम्न दाब पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर निम्न दाब तो पाया जाता है, लेकिन यहाँ जाओगे तो ये तो जो है आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल है, 66.5 डिग्री की सर्किल क्या कहलाती है, उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में अंटार्कटिक सर्किल। उपध्रुवीय क्षेत्र है, ये क्या, कौन सा क्षेत्र है, उपध्रुवीय क्षेत्र है। ध्रुवीय तो यहाँ 90 डिग्री के आसपास हो जाएगा, और ये क्या है, उपध्रुवीय क्षेत्र है। अब यहाँ पे तापमान तो कम है, यहाँ पर तापमान तो कम है, लेकिन तापमान कम है तो यहाँ दबाव क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, दबाव ज़्यादा होना चाहिए हवाओं का। लेकिन यहाँ पर बनता है निम्न दाब, यहाँ क्या बनता है, निम्न दाब बनता है, यहाँ पर उच्च दाब नहीं बनता है, यहाँ पर निम्न दाब बनता है। कारण क्या है, वही पृथ्वी का घूर्णन। कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी हमारी क्या कर रही है, घूम रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर एक पेटी बन जाती है
जिसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी। तो ये भी क्या हो गया? गतिजन। ये भी क्या हो गया? गतिजन। भाई इसमें आपको पूरा बताना तो है नहीं कि हवाएं कैसे यहाँ पर निम्न दाब हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि ये हवाएं तो यहाँ बैठ गई, आकर के यहाँ उच्च दाब बन गया। यहाँ पर हवाएं आकर के बैठ गई, तो ये यहाँ की हवाएं भी यहाँ आई थी, यहाँ की हवाएं भी यहाँ आई पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो जब यहाँ की हवाएं भी यहाँ आ गई तो यहाँ निम्न दाब का बेल्ट अपने आप बन जाएगा, तो ये निम्न दाब की पेटी बन जाएगी। तो ये दोनों पेटी कैसी हो गई? गतिजन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इनका क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण इनका क्या हुआ? आविर्भाव हुआ, इनकी उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों पेटी हमको क्या मिल गई? गतिजन। तो प्रश्न आता है उपध्रुवीय और जो है उपोष्णकटिबंधीय, ये दोनों पेटी तापजन्य है या गतिजन्य है? तो ये दोनों कैसे हैं? गतिजन्य हैं। 4 पेटियां गतिजन्य हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये भी उपध्रुवीय हो गई, ये भी क्या हो गई? उपध्रुवीय हो गई। और उपध्रुवीय क्या है? निम्न दाब की पेटी। तो उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी और उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, दोनों ऊपर और दोनों नीचे, ये कैसी हैं? गतिजन्य हैं। ये कैसी हैं? गतिजन्य हैं। लेकिन ध्रुवों पर आएंगे तो यहाँ पर वास्तव में क्या है? टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो फिर हवाओं का दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कैसा? हाई प्रेशर ध्रुवीय। कैसा हाई प्रेशर बनता है? ध्रुवीय। ऐसे दक्षिण में बनता है। ऐसे कहाँ बनता है? दक्षिण में। ऐसे ही दक्षिण में हाई प्रेशर ध्रुवीय उच्च दाब बनता है। कहाँ बनता है? ध्रुवीय उच्च दाब दक्षिण में बनता है। तो ये उच्च दाब बन गया। ये क्या बन गया? उच्च दाब। ध्रुवीय उच्च दाब उत्तर में और ध्रुवीय उच्च दाब दक्षिण में। तो लेकिन ये किसकी वजह से बना? तापमान के कारण। ये किसके कारण बना? तापमान के कारण। तो इसको तापजन्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तापजन्य। ये हो गया तापजन्य, और ये भी हो गया तापजन्य। ठीक, अब देखो फिर से इसको एक बार समझो। तापजन्य हमको एक ये मिल गया, एक विषुवत रेखा वाला मिल गया और एक दक्षिण में मिल गया। 2 ध्रुवीय और एक विषुवत रेखीय, तो 3 हमको क्या मिल गए? तापजन्य। और 4 हमको क्या मिल गए? गतिजन्य। 4 हमको क्या मिल गए? गतिजन्य। अब इनको याद करना है तो कैसे याद करोगे? निम्न दाब उच्च दाब, निम्न दाब उच्च दाब, विषुवत रेखा पे निम्न दाब, फिर 30 से 35 डिग्री पे उच्च दाब, फिर 60 से 65 डिग्री पर निम्न दाब, फिर 90 डिग्री पे उच्च दाब। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव है। इस तरीके से क्या है? ये अल्टरनेटिव है। अब हमको ये मिल गया पृथ्वी पर ग्लोबल स्तर पर, भूमंडलीय स्तर पर हमको दाब की पेटियां मिल गई। क्या मिल गई? दाब की पेटियां। और यही दाब की पेटियां जो है पृथ्वी पर पाई जाती हैं। हमारे इस ग्लोब पर यही दाब की पेटियां पाई जाती हैं। और इस दाब की मैंने बताया था कि जब अब जो है हवाओं का प्रवाह जो है किधर से किधर होता है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। अब इसमें देखो उच्च दाब कहाँ है? उपोष्णकटिबंध में। उच्च दाब कहाँ है? उपोष्णकटिबंध में। और निम्न दाब कहाँ है? विषुवत रेखा पे। तो हवाएं कैसे चलेंगी? ऐसे चलेंगी ना, ऐसे चलेंगी। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलेंगी। तो तीर हम किधर बनाएंगे? इधर को बनाएंगे, नीचे की तरफ। और यहाँ पर हवाएं किधर चलेंगी? इस तरफ चलेंगी, ऊपर की तरफ चलेंगी, ऐसे चलेंगी। और यहाँ पर हवाएं, यहाँ उच्च दाब है, यहाँ निम्न दाब है, तो यहाँ पर हवाएं कैसे चलेंगी? ऊपर की तरफ। और ध्रुवीय हवाएं किधर चलेंगी? इधर चलेंगी, ऐसे दक्षिण में चलेंगी। अब इस तरीके से तो यहाँ पे हमको ये हवाएं मिल गई। यहाँ पर हमको क्या मिल गई? हवाएं। लेकिन ऐसे नहीं चलती हैं हवाएं कि उच्च दाब बन गया और निम्न दाब की तरफ सीधे दौड़ लगा दिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो घूम रही है। घूम रही है तो हवाओं को भी घुमाएगी, हवाओं को भी घुमाएगी। तो हवाएं घूमेंगी। तो पता लगाया था, एक आदमी था फेरल, एक आदमी था फेरल। तो फेरल नामक व्यक्ति ने पता लगाया ये बात क्या है भाई। हमने तो बताया कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं और सीधे उच्च दाब इधर बन गया, निम्न दाब इधर बन गया, तो हवाओं को सीधे ऐसे दौड़ना चाहिए, सामने फ्रंट में दौड़ना चाहिए। लेकिन हवाएं फ्रंट में नहीं जा करके बल्कि वो मुड़ जाती हैं। थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है? मोड़ आ जाती है, हवाओं में डिफ्लेशन आ जाता है। तो इन्होंने कहा, इन्होंने जब अध्ययन किया, पूरी पेटियों का, पृथ्वी का अध्ययन किया, हवाओं के जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी विशेषताओं को चेक किया, तो ये देखा कि हवाएं सीधे न चल करके बल्कि उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। भाई जैसे हवा ऐसे जा रही सीधे, हवा ऐसे सीधे जा रही, मैं उच्च दाब हूँ और आगे जो है इधर तुम्हारे साइड में निम्न दाब है, तो मैं ऐसे सीधे तो जाऊँगा। लेकिन फेरल महोदय ने चेक किया तो उन्होंने पाया कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, अपने दाहिनी तरफ। लगभग
35-40 डिग्री का कोण बना करके दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। तो हवाएं अब सीधे ना जा करके बल्कि किधर जा रही हैं, दाहिने साइड में। तो अब इनकी दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। देखो दिशा क्या है, इस तरीके से समझो, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब हवा ऐसे चल रही है तो कौन सी दिशा से किधर जा रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ हवा चल रही है। सीधे उत्तर दक्षिण नहीं चल रही है, बल्कि किधर चल रही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। उत्तरी गोलार्ध में जो ये कौन सी हवा, उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा की तरफ जो हवा आ रही है उसकी दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। क्यों, क्योंकि फेरल ने बताया कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं में डिफ्लेशन आ जाता है, हवाओं में थोड़ा सा मोड़ आ जाता है, हवाएं जो है चेंज हो जाती है, अपनी दिशा में मोड़ कर देती हैं। तो मुड़ करके हवाएं जो है अपने जिस दिशा में बह रही हैं उस दिशा में अपना मुंह करके खड़े हो जाओ। तो तुम्हारा जो हाथ दाहिना हाथ जो होगा उस तरफ हवा जाएंगी, तुम्हारा जो दाहिना हाथ होगा उस तरफ हवा जाएंगी। तो हम हवा, मान लो हमारे चेहरे से हम इस तरफ हम खड़े हैं, तो हमारे चेहरे से हवा सीधे इधर जा रही तुम लोगों की तरफ, तो हमारा दाहिना हाथ कौन सा होगा, ये वाला हाथ होगा। तो हवाएं इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, तो सीधे यहाँ पर हमको चिपका दो। अब ये हमारे दाहिना ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, तो इधर हवाएं डिफ्लेक्ट हो गई। ये पता किसने लगाया था, फेरल महोदय ने। ये किसने पता लगाया था, फेरल महोदय ने। तो फेरल का नियम कहते हैं, ये फेरल का क्या है, नियम। और दक्षिणी गोलार्ध में इन्होंने पाया कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं तरफ मुड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं कहाँ मुड़ती हैं, अपने बाएं तरफ मुड़ती हैं। तो हम ऐसे खड़े हो जाएं, अब हम सीधे ऐसे जा रहे हैं उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा की तरफ, तो सीधे ना जाकर इधर से जो है ये हमारा बायां हाथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो हवाएं किधर से किधर जाएंगी, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ। पश्चिम है ना इधर, दक्षिण पूरब इधर हो गया, पूरब तो इधर है ना, पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, और चल किधर से रही है, दक्षिण से। तो दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। भाई ये एक बार आप बना लेना, ये वाला चित्र आप जो है दिशा का बना लेना। नॉर्थ उत्तर हो गया, साउथ इधर हो गया, ईस्ट इस साइड में हो गया, वेस्ट इस साइड में हो गया, और इसके बीच वाला जो स्थान होगा वो नॉर्थ ईस्ट का होगा कि नहीं होगा, और इसके बीच वाला नॉर्थ वेस्ट का स्थान होगा, और इसके बीच वाला नॉर्थ वेस्ट का स्थान होगा, और इसके बीच वाला साउथ ईस्ट का स्थान होगा। तो इस तरीके से इसमें हमारे जो है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल रही, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही, उत्तर की तरफ जा रही, उत्तर पश्चिम। हाँ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में फेरल ने बताया हवाएं अपने किधर मुड़ जाती हैं, बाएं साइड में। हवाएं अपने जो सीधे जाना है, सीधे न जाकर किधर मुड़ जाएंगी, बाएं साइड में। तो इस तरीके से ये हवाएं ऐसे उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम आ रही हैं, और ये हवाएं दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही हैं। तो इन हवाओं को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, इन हवाओं को पर्टिकुलर एक नाम दिया गया। इस क्षेत्र में व्यापार बहुत होता था, इस क्षेत्र में पहले व्यापार बहुत होता था। और व्यापार कैसे होता, समुद्री मार्ग से होता था। व्यापार कैसे होता था, समुद्री मार्ग से होता था। तो इसलिए इन हवाओं को क्या कहा गया, व्यापारिक हवाएं। इन हवाओं को क्या कहा गया, व्यापारिक हवाएं। तो जो विषुवत रेखा और उपोष्ण कटिबंध के बीच में जो हवाएं बहती हैं, विषुवत रेखा और उपोष्ण कटिबंध के बीच में जो हवाएं बहती हैं, उनको क्या नाम दिया गया, व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स। इनको क्या नाम दिया गया, व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड्स। ये हैं कौन सी हवाएं, ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक हवाएं। और किस प्रकार की, पूरी पृथ्वी पर सब जगह बह रही हैं। इस बेल्ट में पूरी पृथ्वी पर ये हवाएं बह रही हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ग्रहीय पवनें। इनको क्या कहते हैं, ग्रहीय पवनें। और ये सनातन से आदिकाल से बह रही हैं, ये आदिकाल से बह रही हवाएं। तो इनको कहते हैं सनातन पवनें। इनको क्या कहते हैं, सनातन। और पृथ्वी पर ये स्थायी हैं, पृथ्वी पर ये स्थायी है, इनका जो बहना है वो फिक्स है, ये बहती हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, स्थायी पवनें। इनको क्या कहते हैं, स्थायी पवनें। तो ये एक निश्चित दिशा में और निश्चित क्षेत्र में बहती हैं, इसलिए इनको स्थायी पवन भी कहते हैं। और ये हमारे पूरे ग्रह पर बहती हैं, इसलिए इनको ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। सभी को ये तो एक नाम हो गया इसका, जो है जिसका हमने नाम रखा ट्रेड विंड्स। लेकिन इस 3 प्रकार की हवाएं बहती हैं, तीनों प्रकार की हवाएं क्या हो जाती हैं, ग्रहीय पवनें। और इन्हीं को कहते हैं स्थायी पवनें, और इन्हीं को कहते हैं ग्रहीय पवनें, ये और जो है सनातन पवनें। कैसी पवनें, सनातन पवनें। तो अब ये एक सनातन पवनें, ग्रहीय पवनें हमको एक मिल गया जिसका नाम है व्यापारिक पवनें।
जो कि कहाँ से बहती हैं, 30 डिग्री से लेकर के और 5 डिग्री अक्षांश के बीच में, उत्तर में और दक्षिण में, उत्तर में और दक्षिण में, क्योंकि यहाँ उच्च दाब बन रहा है, यहाँ निम्न दाब बन रहा है। तो ये हवाएं बह रही हैं जो है उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा के बीच में, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा के बीच में बह रही हैं। अब इसके अलावा भाई एक हवा तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, जो उपध्रुवीय निम्न दाब है, इधर जाना चाहिए तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं जाती हैं, वही नियम काम करेगा फेरेल का। अब इधर से जा रही हवाएं तो अपने उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ेंगी, अपने दाहिने, तो दाहिना हाथ हमारा ये हो गया, तो इधर को मुड़ेंगी हवाएं कि नहीं, इस तरफ से हवाएं सीधे नहीं जाकर के बल्कि दाहिने मुड़ जाएंगी। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं। तो उपोष्ण कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। अब इस हवा का एक नाम, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में बहती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को सीधे आना चाहिए, हवाओं को सीधे आना चाहिए, लेकिन हवाएं किधर मुड़ेंगी, अपने बाएं साइड में, हवाएं किधर मुड़ेंगी, अपने बाएं साइड में। किसने बताया था, फेरेल ने बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं साइड में मुड़ेंगी। तो अब बायां साइड कौन सा हो गया, सीधे इधर ना आकर के बल्कि हवाएं ऐसे मुड़ जाएंगी, हवाएं ऐसे मुड़ जाएंगी। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। अब इन दोनों हवाओं का नाम रखा गया है, क्योंकि ये पश्चिम से चलती हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, तो इसका नाम रख दिया गया पछुआ हवाएं। कौन सी हवाएं, पछुआ हवाएं। भाई इधर भी तो पश्चिम से पूर्व जा रही हैं और इधर भी पश्चिम से पूर्व जा रही हैं, तो इन हवाओं को क्या कहा गया, पछुआ हवाएं, वेस्टर्लीज। इस हवाओं को कहा गया पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज हवाएं कहाँ से चलती हैं, उपध्रुवीय की तरफ चलती हैं, उपोष्ण कटिबंध से उपध्रुवीय की तरफ, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ दोनों गोलार्धों में हवाएं चलती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पछुआ हवाएं, जिसको क्या बोलते हैं, पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहते हैं, इसको वेस्टर्लीज कहते हैं। अब देखो मजे की बात क्या है कि 30 डिग्री और 35 डिग्री पे उच्च दाब बना, हवाएं उतर रही हैं, और यहाँ पर पहले जो है अरब वाले क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर घोड़े अच्छे नस्ल के जो है व्यापार होते थे अरब वाले क्षेत्र में, और इसी बेल्ट में आता है, 30 से 35 की बेल्ट में आता है। तो एशिया के, पश्चिमी एशिया के घोड़े बड़े मशहूर होते थे, सब खरीद के ले जाते थे। तो घोड़ों को ले जाने के लिए जो है समुद्री मार्ग आसान मार्ग था, और समुद्र में जो है उसमें जहाज भी, नाव वाले कैसे चलते थे, बड़े बड़े पाल युक्त नाव चलते थे, जिसमें एक जो है पाल, तिरपाल टाइप का बंधा होता था कपड़े का। तो वो हवा जब चलती थी तो उस हवा के झोंके में नाव बहता चला जाता था, क्योंकि इंजन का आविष्कार हुआ नहीं था। तो इसी तरीके से हवाएं चलती थी, और उनको वेट करना पड़ता था कि हवाओं की दिशा मुड़े, तब आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से। और इनमें घोड़े लाद कर ले जा रहे थे, एक बार जो है, एक बार क्या बार बार जाते थे हवाओं का, तो एक बार फंस गए चक्कर में। जैसे यहाँ पहुँचे इनके घोड़ों का लदा हुआ जहाज, वैसे ही यहाँ पर प्रेशर उत्पन्न हो गया हवाओं का, नाव जो है डोलने लगी, इधर डोल उधर डोल, कब डूब जाए। तो यहाँ के व्यापारियों को ये लगा, घोड़े वालों व्यापारियों के, कि कुछ नहीं, वजन ज़्यादा है घोड़ों का और हमारा नाव सह नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा भाई घोड़े तो महंगे हैं, तो उन्होंने राशन पानी जो था वो सब फेंक दिया। फिर भी देखा तो जो है नाव तो रुक नहीं रही, डूबने के कगार पे, इधर डोल उधर डोल। तो उन्होंने जो है घोड़ों को फेंकना शुरू कर दिया। घोड़ी पहले थोड़े नहीं फेंकेंगे, तो घोड़ों को फेंक दिया। फिर जो है घोड़ियों को फेंक दिया, फिर भी नहीं जो है रुकी, कुछ गड़बड़ मामला है। कहें कुछ नहीं, यहाँ से भाग लो, तो वहाँ से भाग लिए। जैसे ही 30 से 35 से दक्षिण में आया, उत्तर में गए, वैसे ही नाव अपने आप ही डूबने से बच गई, क्योंकि यहाँ से हवाओं के दबाव से ये भाग गए, हवाओं के दबाव से ये भाग गए। अब आकर के हल्ला कर रहे हैं, कुछ नहीं, वहाँ भूत लगता है भैया, वहाँ जाओगे उस क्षेत्र में तो नाव अपने आप डूबने लगती। हमने तो सारा घोड़ा कुदा दिया समुद्र में, और कोई भी घोड़ा बचा नहीं, कोई भी घोड़ा हमारा बचा नहीं। और घोड़े को शुद्ध हिंदी क्या कहते हैं, अश्व कहते हैं। तो 30 से 35 डिग्री पे एक अक्षांश बना, जिसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। जिसको क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। तो इसकी कहानी बड़ी रोचक है। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बनी, क्योंकि प्राचीन समय, मध्यकालीन समय में घोड़ों का व्यापार होता था इसी अक्षांश के आसपास, उत्तर में और दक्षिण में। तो इस अक्षांश के पास जैसे ही घोड़ों का नाव पहुंचता था, वैसे ही वहां पर डूबने लगते थे, तो घोड़ों को कुदा देते थे समुद्र में। तो इसीलिए इस अक्षांश को कहा गया अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। तो 30 से प्रश्न आएगा, हॉर्स लैटिट्यूड कौन है, 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी, 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी को क्या कहा गया, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक, तो यहाँ पर ये हमने करा दिया, कौन सी, वेस्टर्लीज हवाएं। कौन सी हवाएं बहा दी, वेस्टर्लीज। अब इसके बाद में एक हवा और, ये तो दो हो गई हमको, एक तो व्यापारिक पौने हो गई और दूसरी पछुआ पौने।
दोनों हवाएं कैसी हैं? ग्रहीय हवाएं हैं जो पूरे ग्लोब पर चलती हैं। ग्लोबल विंड्स भी कहते हैं इनको, ग्लोबल विंड्स भी कहते हैं, ग्रहीय पवनें। तो अब इसके बाद में यहाँ पर हाई प्रेशर है ध्रुवीय, और यहाँ पर निम्न दाब की पेटी है। तो ध्रुव से चलेगी कि नहीं चलेगी? उपध्रुव से उपध्रुव की तरफ हवा चलेगी कि नहीं? तो सीधी आनी चाहिए, लेकिन सीधी नहीं आएगी। फेरल का नियम फिर काम करेगा। फेरल ने कहा था उत्तरी गोलार्ध में किधर चलेंगी? दाएं साइड में जाएंगी। तो अब ये किधर चलेंगी? इधर चलेंगी, सीधे ना आकर के बल्कि दाएं मुड़ जाएंगी। और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ जाएंगी। तो बाएं मुड़ जाएंगी तो ऐसे जाएंगी, बाएं मुड़ जाएंगी तो ऐसे जाएंगी। तो अब इनकी दिशा क्या होगी? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये अब ये चूंकि ध्रुव से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? ध्रुव से आ रही हैं। जब ये ध्रुव से आ रही हैं तो इन हवाओं का नाम भी क्या रख दिया गया? ध्रुवीय हवाएं। इन हवाओं को क्या नाम दिया गया? ध्रुवीय हवाएं। और ध्रुव से आएंगी हवाएं तो बड़ी ठंडी होंगी, बड़ी कोल्ड होंगी, बड़ी ठंडी होंगी। तो ये ठंडी हवाएं आती हैं उपध्रुवीय निम्न दाब के पास में। तो ये जो है तीनों हवाएं हमको मिल गई जो कैसी हैं? ग्रहीय पवनें। जो कैसी हैं? ग्रहीय पवनें। अगर इनकी संख्या गिने तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार की हवाएं हो गई। 6 प्रकार, 3 उत्तर में और 3 दक्षिण में, 3 उत्तर में और 3 दक्षिण में, लेकिन तीनों के नाम एक ही हैं। उत्तर में बह रही तो उसके आगे लगा दो उत्तरी व्यापारिक पवनें, उत्तरी पछुआ पवनें, उत्तरी ध्रुवीय पवनें। दक्षिणी गोलार्ध में बह रही हैं तो दक्षिणी व्यापारिक पवनें, दक्षिणी पछुआ पवनें और दक्षिणी ध्रुवीय पवनें। तो 6 प्रकार की पवन पेटियां स्थायी रूप से हमको पृथ्वी पर देखने को मिलती हैं, और 7 प्रकार की दाब पेटियां देखने को। पेटी का मतलब क्या? जो एक पट्टी हो, जो एक निश्चित पट्टी में जो चीज़ रखी हो उसी को क्या कहते हैं? पेटी, बेल्ट कहते हैं। बेल्ट जो हमने लगाया है, ये वाला बेल्ट एक निश्चित क्षेत्र में है, बंधा हुआ है बेल्ट, तो इसी बेल्ट के नाम पर जो है ये बेल्ट हो गया, इसको पेटी कहते हैं, पट्टी कहते हैं। तो ये पेटी हो गया, ठीक। तो इस जो है ये वायुदाब पेटियां हो गई। हमारे जो है पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां बनती हैं, और वायुदाब पेटियों के कारण हवाओं का भी एक निश्चित बेल्ट बन जाता है, हवाओं का भी एक निश्चित बेल्ट बन जाता है। तो इस तरीके से ये सारी जो है प्रक्रिया यहाँ पर ग्रहीय पवनों की और वायुदाब पेटियों का हमने समझा। इसको आपको एक बार में कंसेप्ट तो क्लियर हो गया हो हमारे ख्याल से, लेकिन चित्र बना करके आप घर पे प्रैक्टिस करना, चित्र बना करके हवाओं को बहाने का प्रैक्टिस करना, तब ये कंसेप्ट जीवन भर आप नहीं भूलोगे, जीवन भर याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित 1-2 मिल जाएंगे, जैसे अस्वच्छांश वाला। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और रह गया है, जो ये विषुवत रेखा निम्न दाब है, विषुवत रेखा के निम्न दाब पे यहाँ पर हवाएं तो ऊपर उठ गई, हवाएं तो ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर सतह पर हवाएं ज़्यादा नहीं बहती, सतह पर हवाएं ज़्यादा नहीं बहती, शांत सा रहता है। तो ये शांत पट्टी भी कहलाती है, ये शांत पेटी कहलाती। कहाँ पर? 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के बीच में, 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के। तो शांत पेटी से काम बनेगा नहीं। तो भूगोल की भाषा में इसको कहते हैं डोल ड्रम। इसको क्या कहते हैं? डोल ड्रम। डोल किसके साथ? डोल, ड्रम के साथ डोल। तो ड्रम को लेकर जब डोलेंगे तो क्या हो जाएगा? डोल ड्रम। तो ये डोल ड्रम है। क्या है? डोल ड्रम। तो डोल ड्रम एक्चुअली क्या है? शांत हवाओं की पेटी। शांत हवाओं की पेटी क्या कहलाती है? डोल ड्रम। और डोल ड्रम किसके बीच में है? 5 डिग्री उत्तर से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण के बीच में। तो ये प्रश्न आएगा कि डोल ड्रम कहाँ पाई जाएगी पृथ्वी पर? डोल ड्रम कहाँ पाए जाएंगे? 30 से 35 के बीच, 60 से 65 के बीच, 90 डिग्री पे, या 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच। तो 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के बीच जो है शांत हवाएं रहती हैं, डोल ड्रम चलती हैं। यहाँ पर बहुत ही माइल्ड हवाएं चलती हैं। तो क्योंकि हवाएं तो सब हल्की होकर ऊपर चली गई, तो यहाँ बहने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा वो बह रही हैं, तो उनसे ज़्यादा कोई पृथ्वी पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होता है, शांत कैटेगरी की होती हैं। तो उस शांत कैटेगरी का नाम रख दिया गया वैज्ञानिकों ने डोल ड्रम। डोल ड्रम। अब यहाँ पर ड्रम लेकर डोल रहे हैं ये, तो ऐसे याद कर लो कि ड्रम लेकर डोल रहे हैं, इसलिए डोल ड्रम हो गया। तो ये डोल ड्रम है। तो इस तरीके से ये पूरी जो है हमने यहाँ पर सारी व्यवस्था समझी। अब जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें आगे क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो है भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, पृथ्वी पर हमारे फिजियोग्राफिक विविधताएं पाई जाती हैं, तो इन हवाओं से काम चलेगा नहीं। अब सब देश में, सब क्षेत्र में अलग अलग हवाएं चलती हैं, और जो है कहीं चक्रवात बनता है, कहीं प्रति चक्रवात बनता है, कहीं जो है पहाड़ आ गया तो घाटी आ गया, तो पहाड़ से घाटी की तरफ हवाएं चलती हैं, घाटी से पहाड़ की तरफ हवाएं चलती हैं, कहीं सागर है कहीं स्थल है, तो सागर से स्थल की तरफ हवाएं चलती हैं, स्थल से सागर की तरफ हवाएं चलती हैं। और क्षेत्र वाइज अलग अलग हवाएं चलती हैं, क्षेत्रीय हवाएं, लोकल विंड्स चलती हैं। जैसे भारत में अब गर्मी पड़ने वाली है, तो उत्तर भारत में क्या चलेंगी? लू दबा के चलेंगी। तो
तो ये सब क्या है, क्षेत्रीय हवाएं, ये सब क्या है, लोकल विंड्स हैं, तो उनका भी अध्ययन करना जरूरी है। वहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं परीक्षाओं में। तो लोकल विंड्स का विद कंसेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, किस तरीके से लोकल विंड्स जन्म लेते हैं और किस दिशा में कैसे वो बहती हैं। लेकिन यहाँ पर मोटा माटी आप जो है एक कंसेप्ट ये बना लो कि हवाओं की उत्पत्ति जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होती है, उनकी दिशा क्या होती है, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होती है, हवाएं इस तरीके से बहती हैं। तभी हम लोग जो है घाटी समीर, पर्वत समीर, स्थल समीर, जल समीर और लोकल विंड्स, इन सब का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं कंसेप्ट वाइज। ठीक।